हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेटिंग मासेस में। एक्सप्लेन्ड इजी विद मी सीए नेहा काजला। You know, your performance and chances of becoming a chartered accountant increases when you subscribe your own channel educating masses। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बिज़नेस लॉ कर रहे हैं और बिज़नेस लॉ में हम चैप्टर कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इससे पहले का ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म होने वाला है, इसके बाद एक और वीडियो और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ द सेकंड लास्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर। तो इसकी मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है बिज़नेस लॉ की एजुकेटिंग मासेस के चैनल पे, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो हिट द प्लेलिस्ट, जो एंड ऑफ द वीडियो में एंड ऑफ द वीडियो में एंड स्क्रीन पे वो लिंक हो जाएगा। तो इफ़ यू क्लिक दैट प्लेलिस्ट तो वो पूरा आ जाएगा, स्क्रीन पर ही आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कौन कौन से लीगल होते हैं और कौन कौन से इलीगल होते हैं। ये सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको बताता है। विच कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल। सारी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होते हैं अनलेस, जबकि या जो लॉ ने फॉरबिड नहीं करे हो, मतलब लॉ ने प्रोहिबिट नहीं करे हो, लॉ एज पर लॉ वो फॉरबिडन नहीं हो, या फिर वो परमिटेड, इफ़ परमिटेड वो डिफीट प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। मतलब अगर अलाउ कर दिए गए वो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स तो वो किसी न किसी लॉ के प्रोविज़न को हरा देंगे, जो कि हम कभी नहीं कर सकते। हम किसी भी लॉ के प्रोविज़न को नहीं हरा सकते। फ्रॉड्यूलेंट नहीं होना चाहिए, फ्रॉड के थ्रू नहीं होना चाहिए, कोई भी कंसिडरेशन फ्रॉड के थ्रू नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रॉड के थ्रू नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स एंड पिक्टोग्राफी एक्सप्लेन करा हुआ है। वो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में है। और कोई भी ऐसी कंसिडरेशन जो किसी इंसान को इंजरी पहुंचाए या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाए वो वॉइड होगी। जिसको कोर्ट इमोरल करार दे दे वो वॉइड होगी, या फिर जो पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो सारे वो एग्रीमेंट जिनका ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो वॉइड हैं। क्लियर। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कैसे अनलॉफुल होता है, जिसकी वजह से एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। ठीक है, ये देखते हैं। तो इस एग्जांपल में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तीनों ने प्रॉफिट कमाकर डिवाइड करने की सोची। जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया था फ्रॉड करके, धोखाधड़ी से, उसको उन्होंने डिवाइड करने की सोची आपस में। जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ऑब्जेक्ट है डिवीजन ऑफ गेन, किस चीज़ का, जो कि फ्रॉड से कमाया गया है। तो फ्रॉड इज़ अनलॉफुल इन द लॉ, दैट इज़ वाई द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। अब अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। ए ने प्रॉमिस करा कि अगर बी उसको 3 लाख रुपए दे दे तो वो उसको पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉयमेंट दिला देगा। ठीक है, जे अनलॉफुल है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या है कि नौकरी के लिए बी उसे 3 लाख रुपए दे दे, जो कि एक पब्लिक जॉब है, और पब्लिक जॉब में यू आर नॉट सपोज टू गिव ब्राइब और समथिंग टू सिक्योर योर पोजीशन, सो द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। क्लियर। अब देख लेते हैं व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। जब लॉ से ही फॉरबिडन हो वो, तब क्या होता है। जब कोई एक्ट किसी चीज़ को फॉरबिड कर दें वो पनिशेबल होती है अंडर स्टैट्यूट और प्रोहिबिटेड बाय द रेगुलेशंस और ऑर्डर। ठीक है, जो भी एक्ट्स फॉरबिडन बाय लॉ हैं वो पनिशेबल होती हैं और
वो ही प्रोहिबिटेड होती हैं रेगुलेशंस और ऑर्डर से। अब इसको देख लेते हैं। एक्स ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट किया फॉरेस्ट में जाके घास काटने के लिए, ठीक है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये काम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। अब एक्स ने क्या करा कि एक्स ने ये आगे इसको दे दिया घास काटने का काम ए को, बट जो इसने क्लॉज साइन करा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, उसमें लिखा था कि अगर आप घास काटोगे तो सिर्फ आप काटोगे, ये किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर फॉरेस्ट में जाके आप घास काटोगे तो आप ही काटोगे, एक्स ही काटेगा या एक्स के एम्प्लॉयज़ ही काटेंगे, आगे उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता वो। ये अग्रीमेंट का क्लॉज था, बट फॉरेस्ट एक्ट ऐसा कहीं पे भी नहीं कहती। तो एक्ट फॉरबिड नहीं करती, इसने ए को दे दिया। अब जब इसने ए को दे दिया तो दैट मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड नहीं है, क्योंकि एक्ट जो है वो फॉरबिडन नहीं है बाय लॉ। अगर फॉरबिडन होती तो ये वॉइड होता। क्लियर? इस पे केस स्टडी बन सकती है बहुत अच्छी। व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज टू डिफीट प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब कोई कंसिडरेशन है जिसका काम ही ये है कि लॉ को डिफीट कर दिया जाए, ठीक है। तो डिफीटिंग द इंटेंशंस ऑफ लॉ, कोर्ट हमेशा ये रियल इंटेंशन देखेगा। अगर पार्टीज़ की रियल इंटेंशन डिफीट है, लॉ का कोई लॉ का प्रोविज़न है उसको डिफीट करना है, तो वो एनफोर्स नहीं होगा। या फिर अगर वो फ्रॉडुलेंट है, किसी ने एग्रीमेंट एंटर करा फ्रॉड से, तो वो वॉइड है, जैसे स्मगलिंग हो गया। फिर व्हेन कंसिडरेशन डिफीट एनी रूल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, कोई भी ऐसा रूल जो इंडिया में उस समय पर मान्य है और आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उस रूल को अमान्य बना रहा है, तो वो वॉइड होगा। व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी कंसिडरेशन कि आपने किसी को रिश्वत दे दी कि आप जाके फला की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, मैं आपको इतने रुपए दे दूँगा, सो दैट इज़ रॉन्ग। इंजरी मीन्स रॉन्गफुल हार्म। अब सपोज़ इसका एग्जांपल है कि आप कोई बुक प्रिंट कर रहे हो, किसी की ऑलरेडी प्रिंटेड बुक, कॉपीराइटेड बुक है, आप उसी को दोबारा प्रिंट करवा रहे हो। अब इमोरल कंसिडरेशंस, जो इमोरल है वो भी फॉरबिडन बाय लॉ है और वो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होता है। अब ए जानते हुए उसने अपना घर लेंट करा है प्रोस्टिट्यूट्स को, जहाँ पर वो प्रोस्टिट्यूट्स अपना बिजनेस चलाती हैं। अब ए जो है वो अपना रेंट नहीं वसूल कर सकता इन प्रोस्टिट्यूट से, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो बिज़नेस वो रन कर रही हैं वो इमोरल है, और वो कोर्ट में जाकर उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता कि वो उसको रेंट पे कर दें, क्योंकि नोइंगली करा उसने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन कंसिडरेशन अपोज पब्लिक पॉलिसी, जब कंसिडरेशन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाती है। हाँ जी, कंसिडरेशन अपोज पब्लिक पॉलिसी, ओके। तो अगर ट्रेडिंग विद एनिमी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी और नेशन से वॉर पे है, अब आजकल चाइना के साथ वॉर पे चल रही है चाइना, ठीक है। तो हम अगर उसके साथ ट्रेड करेंगे तो वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, अब ये एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब किसी पे कोई केस चल रहा है बट वो उसको स्टिफल कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, या उसकी पूरा होने में अड़चन क्रिएट कर रहा है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में देखते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए ने अग्री करा अपना एक ज़मीन बेचने को बी को, पर एक शर्त रखी कि बी जो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो ऐसे क्राइम के लिए विच इज़ अनइम्पाउंडेबल, मतलब उसकी बेल नहीं है, वो उसको जेल होगी, वहाँ पे जाके अपना विटनेस या गवाही ना दे। सो अगर जो केस प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चल रही हैं ए के खिलाफ, उसमें बी अगर विटनेस है और बी अपनी गवाही नहीं देता है, तो उसने क्या करा है, प्रोसिक्यूशन को स्टिफल बदलने की कोशिश करी है या अड़चन डालने की
कोशिश करिए, ठीक है। ये ए है दोस्तों, ए। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस is an agreement in which a person promises to maintain suit in which he has no interest. Maintenance मतलब कि किसी ठीक है। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस इज़ एन अग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन सूट इन विच ही हैज़ नो इंटरेस्ट। मतलब कि पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल पार्टी एक्शन लेगी प्रोमिसर के अगेंस्ट, ठीक है। चैम्पर्टी, चैम्पर्टी कह लो, कैम्पर्टी कह लो, ठीक है। चैम्पर्टी इज़ एन अग्रीमेंट in which person agrees to assist another in litigation in exchange of promise to hand over a portion of proceeds of action. Suppose A और B में केस हुआ है, ठीक है। अब X आके कहता है कि मैं A की तरफ से गवाही दे दूंगा, A को जितना भी बेनिफिट होगा उसका 20% A मुझे दे दे। ये है चैम्पर्टी। क्लियर। ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस से मतलब है कि कोई किसी के साथ अग्रीमेंट करता है कि आपको पब्लिक ऑफिस में जॉब दिला दी जाएगी, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट पॉलिसी है उसके बीच में इंटरफेयर करता है। अपॉइंटमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन है और जो बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन है उसको पब्लिक सर्विस का जॉब मिलना चाहिए, उसको सर्विस मिलनी चाहिए। बट अगर कोई कह रहा है कि मुझे 3 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूंगा, सो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट। पब्लिक पॉलिसी कहती है कि कोई भी मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं आनी चाहिए अपॉइंटमेंट के बीच में। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स एक बंदा है, वो वाई को कह देता है कि मैं तेरे को जॉब दिला दूंगा, इसके बदले में तू मुझे 10 लाख रुपए दे दे। एक्स जाता है एक पब्लिक सर्वेंट के पास और उसको कहता है आप रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दो, VRS ले लो, ठीक है, और मैं आपको इसके बदले 3 लाख रुपए दे दूंगा। तो ये जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पर वो वाई को फिट कर देगा। सो दिस इज़ ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। अब छोटे छोटे ये बच्चे हैं, ये देख लेते हैं। अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, जहाँ पर भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो जाए, एक ही बंदे का पूरा राज हो जाए, एक छत्र राज, वो अग्रीमेंट फॉरबिडन है लॉ में, वॉइड होंगे वो। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट वॉइड होंगे। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस वॉइड होगा। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन वॉइड होगा। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, मतलब पूरा कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं है पर कुछ हिस्सा उसका अनलॉफुल है, तो वो वॉइड होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि जल्दी पास हो जाओ। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।